वाइसरॉय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जिस के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत में आता है। हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। पहले थोड़ा सा स्टोरी हम लोग समझेंगे कि लॉर्ड इरविन थे कौन और उन्होंने भारत में वाइसरॉय के लिए जब वो पद ग्रहण करने आए तो उनके पीछे की कहानी क्या थी, और फिर जानेंगे कि उनके कार्यकाल में भारत में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी और उनका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, लॉर्ड इरविन जो है उनका पूरा नाम था एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड। उनका जन्म होता है 1881 में और मृत्यु हो जाएगी 1959 के बीच में। वो बनते हैं लॉर्ड इरविन, यानी कि एक सम्मान मिलता है 1925 से लेकर के 1934 के बीच में। और फिर दूसरा सम्मान उनको मिलता है द विस्काउंट हैलिफैक्स, जो कि 1934 से 1944 के बीच में रहता है। वो भारत का वाइस रॉय बनते हैं 1926 में और ये रहते हैं 1931 तक, यानी 5 साल के लिए। वो ब्रिटेन में एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है, उसी का वो एक सीनियर यानी कि अच्छा ओहदा वाला बड़ा एक राजनेता रहते हैं। ठीक है, 1930s के। वो अपने जीवन में काफ़ी सारे मिनिस्टर वाले पोस्ट अख्तियार करते हैं, वो उन पे पद पे बैठते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जब वो बनते हैं 1926 से लेकर के 1931 के लिए। और फिर बाद में उनको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाता है 1938 से 1940 के बीच में। अब देखो इनका कहानी क्या है कि कैसे ये जो है सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। होता दरअसल ये है कि अक्टूबर 1925 को लॉर्ड बिरकनहेड, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने वुड को बोला कि आप जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाओ। ठीक है, और ये सजेशन दिया जाता है उनका जो किंग है, किंग जॉर्ज 5 के द्वारा। अब जो अपना लॉर्ड इरविन थे यानी कि वुड जो थे, उनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे यानी कि पापा के जो दादाजी थे, वो सर चार्ल्स वुड थे और वो भी भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रह चुके हैं। हालांकि उनका जो बच्चा था, 2 बच्चे थे उनके और दोनों जो है वो बच्चे स्कूल जाने के लायक थे। तो वो उनको लगा क्या कि हम ब्रिटेन में रह करके ही ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से मना ही कर दिया। और उनके जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा भी मतलब एज लायक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र उम्र हो गया था, तो उनको लगा कि वो मेरे पापा जो है मर जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसीलिए वो सोच के कि उनको 1931 तक वहाँ रहना था इंडिया में और वो ब्रिटेन लौट के आ नहीं पाते, तो इसलिए वो लगभग उसको मना कर चुके थे। लेकिन उसके जो पापा थे उन्होंने बोला क्या कि आप जाओ और 1931 में घूम के आओ और फिर आप मुझे ज़िंदा देखोगे। तो ऐसा ही होता है, वो 1931 को जब घूम के आते हैं तो फिर वो उनके पापा जो मरते नहीं हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरी था। अच्छा, वो जो है 17 मार्च को इंडिया छोड़ के वो अपना सॉरी ब्रिटेन छोड़ के इंडिया आते हैं और 1 अप्रैल को यानी कि 13-14 दिन के बाद वो भारत अपना आ जाते हैं। अब बनते हैं वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जब वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं तो इंडियंस की जो डिमांड थी, यानी कि थोड़ा बहुत हमको आज़ादी दो, है ना, तभी तो आज़ादी तो नहीं आया था, लेकिन मतलब हमको थोड़ा बहुत तो फ्रीडम चाहिए, इस हिसाब का जो डिमांड था उसके लिए जो लॉर्ड इरविन थे उनको सिंपैथी था, यानी कि वो उसको समझते थे कि हाँ इनको यार दे देना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, और उनसे पहले जितने भी वाइस रॉय थे उनको इतना ज़्यादा नहीं लगता था कि यार इन लोगों को दे दिया जाए या फिर इन लोगों का मांग जायज़ है, इतना इन लोगों को नहीं लगता था। अच्छा, लॉर्ड इरविन जो है जब भी डेथ वारंट साइन करते थे, यानी कि मान लो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उनको मृत्यु पत्र जो है वो तो साइन करना पड़ता था ना, उनको जाकर के फांसी देता। तो उस टाइम पे उनको कंपंक्शंस होता था, यानी कि उनको जो है वो लगता था यार कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, क्यों हमको ये करना पड़ रहा है, मतलब गिल्ट टाइप का होता है। उनको लगता था क्या कि हम दोषी हैं इस चीज़ का। ठीक है, उनको जो लॉर्ड इरविन था उनको लगता था कि भारतीय जो हैं इंडियंस, उनको यूनाइटेड किंगडम्स के लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ और ज़्यादा एकता दिखाना चाहिए और ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। जब वो वाइसरॉय बनते हैं तो उनका जो पहला मेजर जो स्पीच होता है, उस स्पीच में वो हिंदू और मुस्लिम को बोलते हैं कि भाई तुम लोग साथ साथ में रहो, ज़्यादा झगड़ा झंझट मत करो प्लीज़, और आपस में मिलजुल करके रहो। उन्हीं के कार्यकाल में होता दरअसल ये है कि नवंबर 27 को साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट होता है और 3 फरवरी 1928 को भारत मतलब बम्बई जो है वो साइमन कमीशन आ जाती है। अब आपको पता ही है कि साइमन कमीशन जैसे ही आएगा तो भारत का लगभग सारा जो पार्टी है, 1-2 को छोड़ के लगभग सारा पार्टी उसका अपोज करेगी, उसको बॉयकॉट करेगी, उसका
तिरस्कार कर देगी। तो इसलिए साइमन कमीशन को यहाँ पर बहुत कम सक्सेस मिलता है। अच्छा, जैसे ही वो भारत आता है तो साइमन कमीशन, तो जितने भी यहाँ पर भारत में अलग अलग पार्टियाँ थी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनका ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है। और इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मई 1928 को नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है। नेहरू रिपोर्ट क्या था, इस बात का एक तरह से प्रमाण था कि उन लोगों का कहना था, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों का कहना था कि जो इंडियंस है, जो भारतीय है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान खुद से नहीं बना सकते। इसलिए नेहरू रिपोर्ट जो है वो लाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि भारतीय लोग खुद से अपना संविधान बना सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भी बोला जाता है कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, यानी कि पूर्ण आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात नहीं होता है। इसके बाद लाहौर सेशन होगा, तब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात होगा। नेहरू रिपोर्ट में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ था कि वहाँ पर बोला गया कि औरत हो या मर्द हो, सारे को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें साइमन कमीशन में नहीं की गई थी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था दोनों में। अच्छा, जब साइमन कमीशन आता है तो यहाँ पर लगभग लगभग जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वायलेंस हो जाता है। और इस वायलेंस में, इस हिंसा में लाला लाजपत राय जो है वो, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी नवंबर 1928 में, और इसी का बदला लिया जाएगा भगत सिंह के द्वारा, जो सॉन्डर्स की हत्या कर देगा दिसंबर 1928 में, ठीक है। कुछ कुछ और जो रिस्पॉन्स था वो था, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी साइमन कमीशन के बदले में भारतीय ने क्या लाया, नेहरू रिपोर्ट। वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक चीज़ लेकर के आएगा, उसका नाम है 14 पॉइंट्स, जिसपे कि उसका कांग्रेस के साथ में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल जाएगा, ठीक है। इरविन जो है वो इरविन डिक्लेरेशन आता है। इरविन डिक्लेरेशन अक्टूबर 1929 में आता है। जब ये पूरा सिनेरियो हो जाता है, भारत में हल्ला गुल्ला होने लगता है, तो इरविन डिक्लेरेशन आता है। और इसमें बोला जाता है कि जो ब्रिटेन है, जो यूके है, वो कमिटेड है, यानी कि वो एकदम अपना जबान देता है कि भारत को आखिरकार में डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ये हम पूरा जबान देते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो डोमिनियन स्टेटस का बात चल रहा था, ये बहुत पुराना था, लगभग 10-15 साल से चल रहा था। और ये 10-15 साल से चलते हुए कोई इस पर काम वाम हो नहीं रहा था, झूठ मूठ का ये बात एक तरह से, मतलब एक तरह से कह लो कि हाँ हम करेंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना, जैसे दोस्त को पैसा दो ना, वही सीन था, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो थे, इनसे पहले थे, उन्होंने मतलब लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वाइसरॉय जो थे, लॉर्ड इरविन, वो लॉर्ड रीडिंग, वो लॉर्ड इरविन से पहले का थे, ठीक है। और उन्होंने भी डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की थी, लेकिन साइमन ने बोला कि नहीं यार, अभी जो है ये सब सीन सही नहीं है, अभी मत दो, ठीक है। हालांकि लॉर्ड इरविन ने जब ये बोला कि ब्रिटेन जो है आपको आखिरकार में साइमन कमीशन डोमिनियन स्टेटस दे देगा, यानी कि लगभग आपको आज़ादी मिल जाएगी, तब एंग्लो यानी कि यूके, ब्रिटिशर्स का और इंडियंस का रिलेशन थोड़ा बहुत लगा कि अब ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है, न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होता है दिसंबर 1929 को, जहां पर इरविन और भारतीय लीडर्स के बीच में बातचीत होता है। लेकिन भारतीय लीडर्स और इरविन के बीच में कोई मसला जो है सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए गांधी जी जो है वो 24 दिन के लिए सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह में क्या होता है, उनका मोटिव कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट पर क्या था ना कि गवर्नमेंट का मोनोपोली था, जो सरकार थी सिर्फ वही नमक बना सकती थी। गांधी जी को लगा कि ये अन्याय है, क्योंकि नमक बनाना सबका अधिकार है, नमक नहीं बनाएंगे लोग तो खाएंगे कैसे, और नमक पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए गांधी जी को लगा कि यार जो नमक है वो तो लोगों को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और इसलिए उन्होंने 24 दिन के लिए सबसे पहले तो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। और सॉल्ट सत्याग्रह के बाद जो है वो दूसरे वाइसरॉय के चक्कर में वो जो है फिर बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आएगा, ठीक है, वो बात की बात है। तो इरविन ने जैसे देखा कि ये सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हो गया, नमक आंदोलन जिसको बोलते हैं वो शुरू हो गया, तो और ये जो है वो बढ़ते जा रहा है, लोग हर जगह मतलब नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट हर जगह जो है वो लोग उत्साह के साथ नमक का कानून का जो है वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखते हुए इरविन ने क्या किया, बोला कि नहीं यार, ये लोग को बातचीत में काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को जो है वो बंद करना स्टार्ट कर दिया और उनको जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर महात्मा गांधी के साथ में थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हो जाता है, और 1930 में
सॉरी, बाद में एग्रीमेंट होगा, अभी ये पहले होगा। तो 1930 में किंग जॉर्ज फाइव ने क्या किया, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाया। यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं गया क्योंकि गांधी जी जेल में थे। फिर लॉर्ड इरविन को लगा कि अगर गांधी नहीं आएगा राउंड टेबल कांग्रेस में या कॉन्फ्रेंस में, या कांग्रेस नहीं आएगी, तो उसका कोई बात ही नहीं, मतलब कोई उसका वैल्यू ही नहीं देगा। तो 1931 में क्या होता है, गांधी को जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा और इरविन के इन्विटेशन पे उनको बुलाया जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो जब ये रिलीज़ होते हैं जनवरी 1931 को, तो गांधी और इरविन के बीच में एक बातचीत होगा। वो लगभग 1-2 रात लंबा बातचीत चलेगा, ठीक है। और 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट होगा, उसके बाद उसमें कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ों पर रास्ता निकाला जाएगा और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब कांग्रेस शामिल होगी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगले, जो हमारा इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी कि अगला वाइसरॉय उसके उसके कार्यकाल में होता है। फिलहाल यहाँ गांधी इरविन में क्या क्या होता है, तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर देगा, ठीक है, और वो सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेगी, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगा, जैसे मैंने बताया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, तो गवर्नमेंट जो कांग्रेस पे पूरा एकदम फोर्स डाला हुआ है, पुलिस जो है सब उसके नेताओं को पकड़ रही है, वो चीज़ खत्म कर देगी। कांग्रेस जो गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस के जितने भी नेताओं को पकड़ी है जो कि अहिंसक तरह से विरोध कर रहे थे, उसको छोड़ देगी। हाँ, हिंसक तरीके से जो जो विरोध कर रहे थे उसको नहीं छोड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो सरकार जो है, ऐसे लोगों को जो कि जेल में सजा जाता है, यानी कि जिसको कि जेल में 5 साल 10 साल की सज़ा मिली हुई है, उनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक बात ये भी था कि अपना जो भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव, उनको जो है फांसी दे दी जाती है। और इस बारे में बहुत ज़्यादा आलोचना होता है गांधी जी का कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं करवा पाए गांधी इरविन टॉक में, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया कि गांधी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और वो इकलौता कांग्रेस का जो है वो प्रतिनिधित्व बन के जाएंगे। 20 मार्च 1931 को इरविन जो है वो गांधी के बारे में बोलते हैं कि उनका ऑनेस्टी, उनका ईमानदारी, सिंसियरिटी और उनका देशभक्ति के लिए जो अलग अलग प्रिंसेस थे, जो अलग अलग राजकुमार थे, उनको बुलाया जाता है एक डिनर के लिए, ठीक है। मतलब एक तरह से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। उसके बाद जैसे हमने बताया कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को जो है वो फांसी दे दी जाएगी 23 मार्च 1931 को। और ये 12 घंटा के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब मान लो अगर 6 बजे सुबह देने वाला होता है तो अगला दिन मतलब उसी शाम को 6 बजे शाम को किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था अपना क्या बोलते हैं, इरविन और गांधी पैक्ट में। अच्छा, अब हम लोग फिर से वो रिवाइज कर लेते हैं कि इरविन का कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुआ। साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, ऐसे हम लोगों ने देखा अभी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेहरू रिपोर्ट आएगा। फिर हारकोट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन बनता है 1927 को। उसके बाद सॉन्डर्स का मृत्यु हो जाएगा, भगत सिंह कर देंगे। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होगा दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जब अपना क्या नाम है उसका, भगत सिंह और राजगुरु को जो है वो पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। लाहौर कंस्पिरेसी केस होगा, उसमें फिर जतीन दास जो है वो आमरण अनशन पे चल जाएंगे, शायद 73 दिन के लिए वो बेचारा कुछ खाते पीते नहीं है और आखिर में उनका मृत्यु हो जाएगा। फिर एक दिल्ली में होगा बॉम्ब एक्सीडेंट, यहीं पर जो है वो जो टेररिज्म कह सकते हो या रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर चल रहा था, ठीक है। उसके बाद 1929 में लाहौर कांग्रेस होगा, लाहौर कांग्रेस सेशन होगा, जहाँ पर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात किया जाएगा। अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ के कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे। फिर दांडी मार्च होगा 1930 में गांधी जी के द्वारा। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। और लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली डिक्लेरेशन होता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना कांग्रेस वाला त्याग देगा, उसको नहीं जाएगा, बॉयकॉट करेगा उसका। और उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट होगा, हम लोगों ने जान लिया। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी जाएंगे बात करने के लिए। तो ये था लॉर्ड इरविन के बारे में, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में। ये देखो, ये है लॉर्ड इरविन। आप बताओ स्मार्ट है या नहीं है। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि बताओ जो असेंबली में जो बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है, जो बॉम्ब फेंका गया था उसमें जो एक्यूज थे वो उनका नाम क्या क्या, यानी कि जिनको गिरफ्तार किया गया था उनका नाम क्या क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो,
कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।